हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे कंप्यूटर भाषा ज्ञान का पार्ट नंबर 42। उससे पहले जेसीसी से रिलेटेड कुछ गत दिनों में न्यूज आया था, तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जितना एग्जाम है जेसीसी का सबको रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से जो है विज्ञापन को अब लाया जाएगा, तो उसका थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आप लोग बस ना प्लान बी हमेशा होना चाहिए, प्लान ए के साथ जो है प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए। तो कहीं कहीं आप लोग सुने भी होंगे कि मेरा प्लान बी था ही नहीं, प्लान बी यही था कि प्लान ए को सक्सेस कर रहा था, कुछ इस तरह का सुने होंगे आप लोग। लेकिन जब यहाँ पे प्लान ही आपका काम ना करे तो आप प्लान क्या बनाइएगा, यानी कि एग्जाम देखिए आपका टाइम से तो हो नहीं रहा है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि झारखंड के निवासी अगर आप हैं तो झारखंड के अलावा भी जो बाकी एग्जाम है उस पर फोकस कर सकते हैं। अब देखिए प्लान ए और प्लान बी, इसमें ना अंतर थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग का जो प्लान ए है और प्लान बी है उसमें ना सिमिलरिटी होना चाहिए। यानी कि अगर एजुकेशन के फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो प्लान बी में एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको काम करना है, उसी के फील्ड में जो है जॉब आपको ढूंढना है। दूसरा फील्ड में जाइएगा तो हो सकता है संभावना कम हो जाए। तो प्लान बी आपको इसी तरह से रखना है जो कि प्लान ए से मिलता जुलता हो, नहीं तो आप जो है फेल हो सकते हैं। तो इस सब तरह का चीज कुछ याद रख सकते हैं। बाकी अपना तैयारी जमकर कीजिए, कहीं ना कहीं जो है फायदा जरूर पहुंचाएगा अगर नॉलेज रहेगा तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास का पार्ट नंबर 42। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहां से आपको कनेक्ट होना है। ओके, लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आता है छाटने के लिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ब्राउजर, डिवाइस ड्राइवर, वर्ड प्रोसेसर या फिर डेटाबेस। तो सारा का सारा यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिवाइस ड्राइवर जो है से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखिएगा। और दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखते हैं जिसको शॉर्ट में आप लोग ओएस के नाम से जानते हैं, ये सारा का सारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नाम में ही सिस्टम होता है, मैं कितनी बार आप बता चुका हूं। तो डिवाइस ड्राइवर के बारे में देख लीजिएगा, जो आपका कोई भी एक डिवाइस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो होता है एक इंटरफेस के जैसे यह काम करता है डिवाइस ड्राइवर। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउजर, जैसे बहुत सारे ब्राउजर ले लीजिए कि मोस्ट यूज्ड जो ब्राउजर है आपका गूगल क्रोम, उसके बाद सफारी आता है, तो ये सब क्या है, ये सब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर और डेटा बेस, सारा का सारा जो है ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। ओके, डिवाइस ड्राइवर अगेन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, नाम में ही सिस्टम होता है। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, नोटपैड लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, उसके बाद वन ड्राइव है, वीएलसी है। अच्छा, वीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं जानना चाहूंगा। जो एब्रीवेटेड फॉर्म्स होते हैं यानी कि फुल फॉर्म होता है, एक से दो आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम कंप्यूटर का उठाकर देख लीजिए। ओके, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें नहीं पूछा जाता है, एक तो फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। तो आज के इस क्लास में वीएलसी का आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। उसके बाद एडोब देख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जितना भी आप लोग देखते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो जाए, वन ड्राइव हो जाए, पावर पॉइंट हो जाए, एक्सेल हो जाए, ये सब जो है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल ही हैं। फिर पेंट हो जाए, ये सब स्काइप देख लीजिएगा, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसका गूगल क्रोम, जिसे उसके बाद लिखा हुआ विन आर, और यहाँ पे जितना लिखा हुआ है ये सब जो है एप्लीकेशन था, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं ये सारे। ओके, जैसे विंडोज हो गया, विंडोज आपको बताया था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे जितना लिखा हुआ लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो ये सारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। लाइनक्स देखा जाए, एंड्रॉइड का सिंबल देख लीजिएगा, ये सब जो है उबंटू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पीडीएफ में यहाँ पे डाल दूंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ चीज ध्यान रखिएगा। और 60 KB रैम विल हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैश बिट्स। तो 60 KB रैम को आपको बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो आपको कन्वर्सन पता होना चाहिए। यहाँ से देख लीजिएगा, अगर केबी से, अगर आपको किलोबाइट से इसको बाइट में कन्वर्ट करना होता है तो इसको 1024 इतना से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, और अगर बाइट को अगेन बिट्स में आपको कन्वर्ट करना है तो बाइट में जो को 8 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाकर बिट्स बनता है। तो यहाँ से जो केबी है 16, इसको 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह बाइट में कन्वर्ट होगा, और अगेन इसको जो है 1024 इंटू 8 इंटू 16 कीजिएगा, तब जाकर यह बिट्स में कन्वर्ट होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा तो आएगा 1310 एंड 72, तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेना है।
ओके, तो बिट्स देख लीजिएगा, यही है बिट, इसको बाइनरी डिजिट शॉर्ट में बोला जाता है बिट को, ओके ना। और बाइट जो होता है ये होता है 8 बिट्स के बराबर, इसको ध्यान रखिएगा। बिट्स जो होता है वर्ड का लेंथ को मापा जाता है और बाइट में जो होता है स्टोरेज कैपेसिटी को मापा जाता है। इस तरह का कुछ देखे होंगे आप लोग, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बिट को शॉर्ट में बी इसको एब्रिविएट किया जाता है और बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बिट बोला जाता है। निबल देख लीजिएगा, निबल यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें 4 बिट्स होता है। तो कभी कभी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि हाफ बाइट में कितना जो है से बिट्स होता है, हाफ बाइट में कितना बिट्स होता है, तो हो जाएगा 4 बिट्स। और 4 बिट्स को क्या बोला जाता है या हाफ बाइट को क्या बोला जाता है, तो इसको निबल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पास्ट में आ चुका है, बाकी सब तो समझते होंगे आप लोग, इसको देख लीजिएगा। योटा बाइट यहाँ पे 224 यहाँ पे लिखा हुआ है, जेटा बाइट के बराबर होता है। और हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ा यज्ञ हो रहा है तो उसका साउंड आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आप लोग। Which of the following works as a buffer between CPU and main memory to prevent the processor from having to wait for a program and data from main memory? तो मेन मेमोरी से अगर जो डेटा लेना है तो उसके बीच जैसे एक बफर का काम करता है, यानी कि लेट ना हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं पता होगा कि इतना दिन से गैप था, घर का कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो वहां से एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं ना कि कोई जो है मिस्त्री यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ओके, और उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे कोई लेबर है और क्या है, एक ईंट लेकर यहाँ पे जो है ईंट जो है हाथ में लेकर इसको दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसको डिले ना हो, उसके लिए जो है यह ईंट है तुरंत इसको यह प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि डिले ना हो। तो डिले ना हो यानी कि डेटा जो है फास्ट मिल सके, उसके लिए यहाँ पे काम कर रहा है कैश। तो सीपीयू जब अपना काम करता है ना, तो उसको मेन मेमोरी से जो डेटा लेना होता है वहाँ पे उसको टाइम लग जाता है। लेकिन अगर वह कोई अगर रैम के पास जो कि कैश मेमोरी, गुप्त मेमोरी होता है, वहाँ से डेटा जो है फास्ट ले सकता है, वहाँ पे लेट नहीं लगता है। सेम इसी तरह का कोई एक पर्सन था जो कि ब्रिक हाथ में लेकर खड़ा था और इस मिस्त्री को यह पकड़ा रहा था, तो इसका काम तुरंत हो जाएगा। तीसरा से कुछ कहानी समझिएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैश मेमोरी। तो वही बोला जा रहा है कि कौन काम करता है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करता है, टू प्रिवेंट द प्रोसेसर फ्रॉम हैविंग टू वेट अ प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी से डाटा लेने में आपको ज्यादा टाइम न लगे, उसके लिए बफर का काम करता है कैश मेमोरी। इसको ध्यान रखिएगा, ओके। और कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, बताइए जरा। बता चुका हूं, रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी जैसे कंप्यूटर का फास्टेस्ट मेमोरी होता है। कैश मेमोरी को याद रखिएगा, ये भी एक रैम का ही पार्ट होता है, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रजिस्टर मेमोरी ये मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है ना, जो रजिस्टर मेमोरी है वह मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें बोला जा रहा है कौन जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को देखने को मिल रहा है वह विंडोज सीई है। लाइनक्स देख लीजिएगा, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, और जो मैक ओएस है यह ओपन सोर्स नहीं है, यह ना प्रोप्राइटरी है, यानी कि आप मालिकाना अधिकार होता है, किसी का खरीदना पड़ता है, ओपन सोर्स नहीं होता है। जबकि ओपन सोर्स में होता क्या है कि ओपन सोर्स में कोई भी इसमें अपने जरूरत के अनुसार चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, अपने अनुसार इसको ढाल सकता है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे पूछा गया था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज सी जो है वह एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि रियल टाइम में डेटा में आपको कुछ तुरंत दे रहा हूं तो तुरंत जो है वहां पे आंसर मिल रहा है, तो वह रियल टाइम में होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वहां पे रियल टाइम में सब चीज को ब्रॉडकास्ट करना होता है, जैसे कि लाइव न्यूज आता है या कोई भी चीज आता है, तो वहां पे रियल जो टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कार्य करते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम उसको ब्रॉडकास्ट करना होता है। विंडोज सी इसका एग्जांपल है। कुछ और एग्जांपल देख लीजिएगा, इकोस है, लाइन ओएक्स है, क्यूएनएक्स है, उसके बाद आरटीएआई है, उसके बाद आरटी लाइनक्स है, सिम्बियन ओएस है, वीएक्स वर्क्स है, विंडोज सी जो कि आंसर भी था, उसके बाद मोंटा विस्टा लाइनक्स, ये सारा कुछ जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ ट्रूथ टेबल हैविंग n वेरिएबल। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग रट के मत रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन आए, मैं चाहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। या नॉर्मल देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कभी भी अगर ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन आता है और n वेरिएबल दिया हो और पूछेगा कितना रो है, तो चुपचाप उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 to the power n, यानी कि अगर 2 के पावर अगर बोल दे कि 5 रो है
तो कितना जो है से आपको बोलिएगा, सॉरी जो n वेरिएबल है, तो कि जो है से 5 अगर वेरिएबल है, सॉरी 5 अगर वेरिएबल 5 दिया हुआ है तो कितना रो बनेगा, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। अगर 10 अगर दे देगा वेरिएबल तो 2 की पावर 10 कितना होता है, तो 10 and 24 जो कि 32 का स्क्वायर भी होता है। ओके ना, तो इस तरह से जो है से आपको समझ लेना है। तो कभी भी n वेरिएबल देगा और ट्रूथ टेबल पूछेगा कितने रो बनेंगे, तो वहां पे इसका आंसर हो जाएगा 2 to the power n। कुछ और चीज आप लोग देख लीजिए कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे गलत है, टर्म्स और मिनी टर्म्स विथ n वेरिएबल इज 2 to the power n। दूसरा बात देख लीजिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन विथ द n वेरिएबल। अगर बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में पूछेगा तो इसका 2 to the power 2 to the power n होता है। अगेन 2 to the power n भी यहाँ भी है। ओके ना, तो इसको देख लीजिएगा। फॉर n वेरिएबल्स टोटल नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस आर 2 to the power 2n-1। ये सब कुछ याद रख सकते हैं, ये सब तो लिस्ट है, ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको कम से कम याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के पर्पज से आप लोग याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसको ले सकते हैं आप। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ये मैं क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूं जब क्लास डिस्कस किया हूं कंप्यूटर का। बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे कम है, लेकिन उसमें मैं बहुत सारा ना भर भर की इन्फॉर्मेशन दिया हूं। तो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के बारे में बताइए कि क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कि दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बताया था कि कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर्स होता है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, या सिस्टम में ही होता है। अब कंपाइलर का काम क्या होता है और इंटरप्रेटर्स का काम क्या होता है, आपको अच्छे से मैं डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस करता हूं। कंपाइल मतलब क्या होता है, कंपाइल मतलब होता है ना इकट्ठा करना, ओके ना, कलेक्ट करना, और इंटरप्रेटर का मतलब होता है ना व्याख्या करना। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कौन, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको ध्यान रखिए। दूसरी बात है फिर डिफरेंस क्या है इन लोग में, तो डिफरेंस है कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर एक बार में एट वन गो, नाम सुने हैं एट वन गो, तो एट वन गो में यह काम करता है कंपाइलर, एक ही बार में जितना भी प्रोग्राम मतलब बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन है सबको जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन काम करता है। इंटरप्रेटर जो है ऐसे लाइन बाय लाइन करता है, एक बार में एक ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को जो है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब कुछ चीज ध्यान रखिएगा। तो सारे याद रखिए, कंपाइलर्स इंटरप्रेटर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। Which component of CPU temporarily stores data for ALU operation? ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के ऑपरेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है? तो मैं बताया था अभी रजिस्टर मेमोरी का वह काम होता है। क्लियर? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, रजिस्टर मेमोरी। अब यहाँ पे आइए देख लीजिएगा सीपीयू का काम क्या होता है इस तरह का। पहले तो इनपुट यूनिट होता है जो कि माउस या कीबोर्ड का यूज करके आप लोग इनपुट देते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन आता है जो कि होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का, सीपीयू का। तो उसमें इसका एक 3 कंपोनेंट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू शॉर्ट में बोला जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जिसको आप लोग शॉर्ट में ALU के नाम से जानते हैं। उसका बाद मेमोरी यूनिट होता है जो कि ये भी जो है डेटा को स्टोर करके रखता है, जहां पर रजिस्टर जो मेमोरी है वह यही मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है। तो यही था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक यूनिट होता है, कंपोनेंट होता है जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के लिए जो है डेटा को स्टोर करके रखता है। तो वह रजिस्टर यूनिट था जो कि एक मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है। अगर मेमोरी यूनिट ऑप्शन में रहता तो उसको भी आप लोग टिक लगा सकते थे। आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी इस तरह कभी कभी पूछ देते हैं कि सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट होता है, सीयू होता है, एलयू होता है और एमयू होता है। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। What is the third phase in the analysis part of a compiler? कंपाइलर जब फंक्शन करता है तो उसका बहुत सारा पार्ट होता है, तो उसका थर्ड फेज आपसे पूछा गया है। स्कैनिंग होता है, सिमेंटिक एनालिसिस होता है, सिंटैक्स एनालिसिस होता है और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है। मैं इसका ना एक तरह का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था जब कंपाइलर के बारे में डिस्कस किया था कि सिंटैक्स एरर को कौन डिटेक्ट कर सकता है, तो उसका आंसर था कंपाइलर। तो आइए थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जब यह काम करता है या कंपाइलर तो वह क्या क्या होता है। तो इसका एनालिसिस पार्ट में देख लीजिए, यहाँ पे लेक्सिकल एनालिसिस होता है जिसको आप लोग स्कैनिंग बोलते हैं। दूसरा होता है सिंटैक्स एनालिसिस, बताया था ना, सिंटैक्स एनालिसिस यहाँ पे करता है। उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस होता है। तो यह हो गया फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। आंसर आपका हो जाएगा सिमेंटिक एनालिसिस। जो थर्ड फेज होता है कंपाइलर के एनालिसिस पार्ट में, वह होता है सिमेंटिक एनालिसिस। उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है। तो इस तरह से देख लीजिएगा टोटल 4 पार्ट में जो थर्ड पेज आता है वह आता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो इसको याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा कि कौन जो है से
जो सिंटैक्स एरर है उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो उसका आंसर कंपाइलर होगा। क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कोई पार्ट में, मुझे याद नहीं है कि मैं कौन सा पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। कंप्यूटर का आज 42 क्लास आ चुका है, अगर इस क्लास को इंक्लूड कर दें तो। द बूटिंग प्रोसेस, आखिर बूटिंग प्रोसेस होता क्या है और कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होता है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें, क्योंकि मैं बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका हूं। द बूटिंग प्रोसेस डज द, और पता चला रहा है कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करते करते इसका भी बता दूंगा, ऐसा होता है मेरे साथ। द बूटिंग प्रोसेस, बट आप लोग पॉज करके लिखिए। द बूटिंग प्रोसेस डज द फ्लोइंग विद द ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो बूटिंग प्रोसेस है करता क्या है, क्या करता है, पढ़िए जरा। पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। देखिए इसका आंसर जो है से ये यही हो जाएगा। जो भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन होता है वह डिस्क से मेमोरी में जो है से कॉपी होता है, यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस में। तो बूटिंग प्रोसेस आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होता है, जो कि आपका आंसर है, जो आंसर आपको देना है। तो इसमें जो है से मेनली रूप से क्या होता है कि अगर आप लोग वार्म बूटिंग कर रहे हैं तो पहले से अगर एक ऑन कंप्यूटर है तो उसको जो है से पुनः बंद करके चालू करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग बोलेंगे, और अगर पहले से एक बंद कंप्यूटर है उसको आप लोग चालू कर रहे हैं तो उसको जो बोला जाता है उसको कोल्ड बूटिंग बोला जाता है। क्लियर है? तो बूटिंग प्रोसेस में यही कार्य होता है कि जो भी सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका पोर्शन जो है डिस्क में जो है से डिस्क से मेमोरी में जो है से स्टोर होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, तो किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो जाता है सॉफ्टवेयर में, तो आप लोग बोलते हैं कि इसका फिर से जो है सॉफ्टवेयर डलवा दो, ठीक ना, क्या डलवा दो, सॉफ्टवेयर डलवा दो, ठीक हो जाएगा। तो वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है से इसका खराब हो जाता है तो काम ही नहीं करेगा। जैसे हम लोग का मोबाइल नॉर्मली है उसमें एंड्रॉयड का वर्जन चलता है, तो उसका जो है अगर खराब हो जाएगा एंड्रॉयड का सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, तब जो है उसका जो है फिर से डलवाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज जो है वह काम नहीं करेगा। क्योंकि जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो डिस्क से मेमोरी में लोड ही नहीं होगा उसका पोर्शन, तो काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात को? ओके। और जहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है, इसी पर जो है पूरा गाड़ी चलता है, हमारा जितना भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्लियर है ना? क्योंकि मैं बताया था कि जैसे ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है, गाड़ी को चलने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कोई भी अगर बोला जाए, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सबको चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। क्लियर? और अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, आंसर इज ए, लेट्स मूव ऑन। Which of the following features can not be related to the Windows ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नाम सुने हैं आप लोग, तो उसमें कौन सा फीचर जो है इससे रिलेटेड नहीं है? पोर्टेबल है, ओपन सोर्स है, मल्टीटास्किंग है, या फिर GUI सपोर्ट है? GUI और CUI, इसका फुल फॉर्म जरा आप लोग लिखिए, कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए इसमें सब ना फीचर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट ओपन सोर्स। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसा कि मैं आपको डिस्कस किया था कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कोई भी जो है इसमें एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपने अनुसार जो है इसको चेंज कर सकता है, वो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आप विंडोज में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने विंडोज 11 डलवा लिया अपना कंप्यूटर में, तो उसमें जो सिस्टम डाल के रखा गया है वही जो है आप यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब चाहिएगा कि हम इसको ऐसे चेंज कर ले, नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्लियर ना? तो अब बाकी सब पोर्टेबल होता है, आराम से कर सकते हैं इसको, मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारा काम कर सकते हैं, और GUI सपोर्ट बेस्ड होता है, जो क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो कि मैं जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल दिया था तो वहाँ पे मैं विंडोज का एग्जांपल दिया था, और जब मैं कैरेक्टर यूजर का एग्जांपल दिया था तो वहाँ पे MS-DOS का एग्जांपल दिया था, जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि DOS, वह जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है। यह काफ़ी टफ होता है और इसको यूज करना काफ़ी ईजी होता है। डिफरेंस भी आपको कराया था, याद हो तो। ये सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सब जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल है, जिसमें आपको लाइनक्स भी देखने को मिल जाएगा, और जो पाइथन है यहाँ पे, और जो वेल नोन है, और आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क्स लाइक बोथ रैम एंड रोम, यानी कि एक स्पेशल टाइप का मेमोरी है जो कि रैम भी है और रोम भी है। तो वह कौन सा मेमोरी है?
तो वह है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी के बारे में याद रखिएगा, यह रैम के जैसा भी काम करता है और रोम के जैसा भी कार्य करता है। यानी कि डेटा जो है इसमें स्टोर अगर करते हैं, जो आप करेंट वर्क कर रहे हैं तो डेटा स्टोर होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ डेटा जो है परमानेंटली जो है स्टोर भी हो जाता है, इसीलिए जो है इसको रैम और रोम दोनों की तरह कार्य करता है, कह सकते हैं आप लोग। तो आंसर इसका सी है। रजिस्टर मेमोरी तो पता होगा, ये भी जो है एक प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह रैम का पार्ट होता है जो कि मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी मेमोरी आपको पता होगा, परमानेंट मेमोरी का एग्जांपल होता है या यू बोल सकते हैं परमानेंट, और कैश मेमोरी तो ये भी रैम का पार्ट होता है। आंसर इसका सी है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एन ऑडियो फाइल। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि व्हाट आर फाइल एक्सटेंशंस। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग फाइल टाइप्स। तो फाइल टाइप को पता करने के लिए जो है फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग को टेलीग्राम पर जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, तो उसके बाद मैं कुछ भी लिखा था, जैसे कि आप लोग ये कंप्यूटर का जो है सर पार्ट 42 है, तो आप लोग जब इसको टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कीजिएगा तो लिखा रहेगा कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है ना, कंप्यूटर नॉलेज रहता है, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, शॉर्ट में इसको लिखता हूँ कंप्यूटर नॉलेज, इसमें लिखा रहेगा पार्ट 42 इस तरह से रहेगा, और उसके बाद ना डॉट देखिएगा आप लोग पीडीएफ लिखा रहेगा। तो ये जो बाद में लिखा जाता है ना डॉट पीडीएफ, यही जो है फाइल एक्सटेंशन होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि यह पीडीएफ का फाइल है। तो मैं आपको एग्जांपल भी दिया था आपको एक बार कि मेरे एक अंकल थे, तो अंकल क्या किए कि उनको जो है एक एक्सेल का फाइल आया था। तो एक्सेल का फाइल आया था, तो उनको जो है पता नहीं था, यहाँ पे देखिएगा एक्सेल एक्स लिखा हुआ था, एक्सेल एक्स, लेकिन उनको पता नहीं था कि यह किसका फाइल है, ओके ना, इसीलिए उनको ओपन हो ही नहीं रहा था। तो मैं जाकर देखा इसको कि यह ओपन क्यों नहीं हो रहा था, इसको मैं लास्ट में देखा कि यह जो है MS एक्सेल का यह फाइल है। तो उनको जो है मोबाइल में इंस्टॉल कराया कि इसको MS एक्सेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब यह फाइल ओपन होगा। तो यही इसीलिए जो है फाइल एक्सटेंशन दिया जाता है, ताकि आपको पता रहे कि यह किस तरह का फाइल है। क्लियर है? तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑडियो फाइल के लिए MP3 होता है, और अगर वीडियो होता है तो MP4 आता है, AVI भी आता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इस AVI का फुल फॉर्म क्या होता है मैं जानना चाहूँगा। और इस MP3 में MP का क्या मतलब है, सबका जो है क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। MP सर एक्सेल बता दिया कि फाइल एक्सटेंशन होता है एक्सेल के लिए। PPTX होता है MS पावर पॉइंट, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं वो पावर पॉइंट में ही बनाया गया है। उसके बाद DOCX यह MS वर्ड का है ना, यह वर्ड का जो है फाइल एक्सटेंशन होता है। MP4 बता दिया, AVI सब वीडियो का होता है। MP4 में MP का फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, और AVI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन है। और माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल्स ऑफ। तो माउस हो, ट्रैक बॉल हो और जॉयस्टिक हो, ये सारा जो है पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल है। कहने का मतलब है कि इस तरह का कर्सर होता है ना, कर्सर, तो ये कर्सर जो है मूव करते रहता है। तो इसको आप लोग किससे मूव करा सकते हैं, माउस से मूव करा सकते हैं, ट्रैक बॉल से मूव करा सकते हैं, या फिर जॉयस्टिक से भी मूव करा सकते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो नॉर्मली आजकल तो हम लोग माउस ही यूज करते हैं, और ट्रैक बॉल तो पुराना आउटडेटेड फंक्शन हो गया, अब इसको यूज नहीं किया जाता है। और जॉयस्टिक का यूज आजकल एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है गेम प्ले में, ओके ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, गेम प्ले में जॉयस्टिक यूज किया जाता है, यानी कि एंजॉय करने के लिए जॉयस्टिक यूज करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। तो कर्सर इसको करिएगा तो कर्सर ऐसे 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 जैसे मूव करता रहेगा, इधर उधर मूव करता रहता है। ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस काम होता है। The instant messaging application that comes in a Windows operating system is called। तो इसको ना विंडोज मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन था, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता था, उसको विंडोज मैसेंजर के नाम से जाना जाता था। अब ये भी आउटडेटेड हो गया, इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। आंसर ये है ना। Among the following which is not available in the slide layout of MS PowerPoint। तो MS PowerPoint में स्लाइड लेआउट ऑप्शन होता है, तो उसमें कौन सा चीज नहीं पाया जाता है, टाइटल है, लिस्ट है, चार्ट्स है, या फिर एनिमेशन है। तो इसका आंसर एनिमेशन हो जाएगा। एनिमेशन जो है एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट होता है जो कि स्लाइड में दिया जाता है। तो ये जो है आपको स्लाइड लेआउट में नहीं दिखेगा, बाकी टाइटल है, लिस्ट है, चार्ट्स है, फॉन्ट है, कलर है, थीम्स है, सारा का सारा स्लाइड लेआउट में आपको मिल जाएगा। एनिमेशन इसमें नहीं मिलेगा, यह स्पेशल इफेक्ट होता है जो कि स्लाइड में दिया जाता है, ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। 16 है, which of the following keys can be used to select non-consecutive random cells in an Excel spreadsheet। स्प्रेडशीट समझते हैं ना, तो एक्सेल का जो फाइल होता है, जो सीट होता है, उसको आप लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो अगर एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट है, तो वहां पे अगर किसी को
कोई सेल को अगर सेलेक्ट करना है तो किस की का यूज करेंगे, तो वहाँ पे ना कंट्रोल की का यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग रो नंबर 2 में हैं, ओके, उसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के बाद जैसे जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको प्रेस करना होता है तो ये सिलेक्ट हो जाता है, फिर अगला मूव कीजिए वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह कुछ कहानी होता है तो वहाँ पे कंट्रोल की यूज किया जाता है। ऑल्ट एक अल्टरनेटिव की जैसा कार्य करता है। और शिफ्ट की का मैं यूज बताना चाहूँगा यहाँ पे, इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे कि अगर शिफ्ट की दबाकर कुछ काम आप लोग करते हैं तो जो अल्फाबेट्स लेटर होता है, जैसे कि अभी आप लोग का ना लोअर केस टाइप हो रहा है, तो अगर शिफ्ट की प्रेस करने के बाद अगर ए को दबाते हैं तो वह अपर केस में हो जाएगा, यानी कि इस तरह का हो जाएगा। ओके ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बोलते हैं ना, तो स्मॉल लेटर को लोअर केस ही बोला जाता है, इसको अपर केस बोला जाता है। और जो अगर मान लेते हैं नंबर रोज है उस पर नंबर देखिएगा ए, तो उसके साथ ना यह एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी होता है। तो अगर शिफ्ट के दबाते हैं तो यह जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है प्रेस हो जाएगा। तो शिफ्ट का बहुत सारा यूज है, आंसर इसका कंट्रोल हो जाएगा। 79 इन IT Act 2000 which section deals with the punishment of for cyber terrorism। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा नॉलेज के पर्पस के पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर हमारा जो IT सेक्टर है तो उसमें अगर साइबर टेररिज्म होता है तो उसके तहत प्रावधान भी है कि सजा मिलेगा, वह है 66F। डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 66F है, ये आपका जीके में भी क्वेश्चन काम करेगा, लेकिन यह कंप्यूटर से भी रिलेटेड है कि अगर साइबर टेररिज्म होता है तो उसमें सेक्शन है IT एक्ट का 2000 का, तो 66F के तहत उसको जो है सजा दिया जाएगा। और कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट ए और एन। तो कंप्यूटर जो है अपना काम नहीं कर सकता है किसके बिना, इनपुट डिवाइस के बिना, हार्डवेयर के बिना, चिपसेट के बिना या फिर प्रोग्राम के बिना। तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है प्रोग्राम के बिना। जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, जो है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स ही तो होता है। ग्रुप ऑफ अगर इंस्ट्रक्शन होता है तो उसको आप लोग प्रोग्राम बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को आप लोग सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो यह एक क्या है, ये सॉफ्टवेयर जो है एक तरह का ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स ही है। तो बिना प्रोग्राम के कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर एक शब्द है जिसको W जो है 2K नाम इनका TUKEY, इनके द्वारा जो सॉफ्टवेयर वर्ड दिया गया था। आंसर इसका डी हो जाएगा प्रोग्राम, बाकी के बिना काम कर सकता है। इनपुट डिवाइस जैसे कि हमारे पास अगर एग्जांपल लें कीबोर्ड नहीं है तो क्या काम नहीं करेगा, करेगा, बस आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो फीचर द फ्लोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI बेस्ड ऑन UPI। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सारा है, और जो UPI जो ट्रांजेक्शन होता है वो पूरा वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट है। तो इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यह ना भीम UPI है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है डेवलप किया गया था, याद रखिएगा NPCI के द्वारा, जो कि UPI बेस्ड पर काम करता है। और इसमें जो इसका ना फायदा क्या है कि आपको ना 0 रुपया, यानी कि इसमें ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं तो 0 रुपया चार्ज लगता है, यानी कि पैसा बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता होगा। जैसे कि आप लोग इतना सारा स्कैनिंग करके पे कर रहे हैं, आराम से अगर 4 डिजिट का होता है या फिर 6 डिजिट का आप लोग पिन डालते हैं मोबाइल का, और आराम से UPI के थ्रू जो है पेमेंट आपका हो जाता है, कोई चार्ज नहीं करता है। तो वह जो सर्विस है वह UPI प्रोवाइड कराती है आपको, और भीम के थ्रू इसको चालू किया गया था, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको याद रखिएगा। और उमंग तो पता होगा आपको, वेरियस गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके लिए इसको चालू किया गया था। फोन पे और माईगोव, तो फोन पे तो पता ही होगा, AB साइट मतलब एप्लीकेशन है। डैश रिफर्स टू एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म विच इंक्लूड्स ए स्मॉल स्टैंड अलोन बूथ यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं शुरू में ही पूछना था आपसे, लेकिन मैं भूल गया था। तो इस तरह का ना क्वेश्चन चलिए अभी मैं पूछ देता हूँ। इस तरह का जो मार्केटिंग होता है आप लोग देखेंगे कहीं पे जो है इस तरह का लगाया जाता है स्टैंड, और उसमें प्रचार किया जाता है। तो इस तरह का मार्केटिंग को आप लोग किस नाम से जानते हैं, किसी को पता है या फिर नहीं पता है, बताइए जरा। अगर आप लोग वन वर्ड सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो ये सब कुछ माइंड में हिट कर रहा होगा कि जो कि स्मॉल टाइप का शॉप होता है, कोई चीज़ को ना वह सेल करता है, उसको कियोस्क बोला जाता है, KIOSK। याद आ रहा है कोई किन्हीं को, तो इसको कियोस्क बोला जाता है। तो इस तरह का जो मार्केटिंग होता है, अगर देख लीजिए वोडाफोन है तो यहाँ पे ना वोडाफोन का यहाँ पे प्रचार किया जाता है, कुछ यहाँ पे चीज़ सेल किया जाता है। और मुझे अच्छे से याद है कुछ दिन पहले जो है इस तरह का कियोस्क मार्केटिंग शायद हीरो होंडा का जो है लगाया गया था। तो वहाँ पे इस तरह का ना मार्केटिंग यानी कि प्रचार किया जाता है कोई पार्टिकुलर कंपनी का या कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट का बोला जा सकता है। तो यहाँ पे वोडाफोन जो है सिम का आपको पता होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है, तो उसका यहाँ पे प्रचार किया जा रहा था। तो इस तरह का जो मार्केटिंग होता है पब्लिक को अवेयर कराया जाता है, या बोल सकते हैं कि इन्फॉर्म किया जाता है कि हम भी हैं भाई, मेरा भी चीज़ आप खरीदो, यानी कि प्रचार किया जाता है। इस तरह का मार्केटिंग को कियोस्क मार्केटिंग बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कैटलॉग्स क्या होता है जरा ये बताइए, वन वर्ड सब्जेक्शन में इसको पूछा गया है।
क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अनदर नेम क्या है? तो इसको ना वर्ड प्रोसेसर भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ये तरह का यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। आंसर इसका हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन 22 है, अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 तक जो है से विंडोज का लेटेस्ट वर्जन क्या है? तो यह विंडोज 11 है। आपको पता होगा विंडोज 12 अभी नहीं आया है, विंडोज 11 आया है। बाकी एप्पल का भी कौन सा वर्जन चल रहा है जरा ये बताइएगा। तो विंडोज 11 को अगर देखिएगा तो अक्टूबर 2021 में जो है से इसको रिलीज किया गया था, और अभी जो है से कोई चांस नहीं है कि विंडोज 12 जल्दी आएगा ही। बहुत सारा जो है से चेंजेस किया जाता है, उसके बाद जो है से ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाता है। जैसे अगर गैप देखिएगा विंडोज 11 और विंडोज 10 ना, तो इसको 2015 में जैसे लॉन्च किया गया था विंडोज 10 को, और अब जाकर जो है से विंडोज 11 आया था अक्टूबर 2021 में, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन आपको पता होना चाहिए विंडोज। ये एक सॉफ्टवेयर के मतलब कंपनी है, और आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर का जहाँ बात आता है तो विंडोज जो है सबसे पहले आता है। इस तरह कुछ देख लीजिएगा, हिस्ट्री है विंडोज़ 1 का। उसके बाद देख लेना 1985 में जैसे इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहले विंडोज़ जैसे 3.1 आया था 1992 में, उसके बाद विंडोज 95 आया था 95 में, XP आया था 2021 में, उसके बाद आया था विस्टा 2006 में, और विंडोज 7 2009 में, विंडोज 8 2012 में, और विंडोज 10 2015 में। तो विंडोज 9 जो है लॉन्च नहीं हुआ था, इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, विंडोज 9 नहीं आया था, यानी कि 9 से 9 याद रख लीजिएगा। क्लियर? दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अब मेरा मजदूरी का टाइम आता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें। ओके, एजुकेशन और क्या होता था, मोटिवेशन, सोसाइटी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।